वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे पोस्ट मेनोपॉज। डॉक्टर उर्वशी, कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट पोस्ट मेनोपॉज? काफ़ी फेमिलियर टर्म है मेनोपॉज। सब लोग जानते हैं मेनोपॉज एक स्टेज आती है जब एक महिला मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके बंद हो जाते हैं या उसका रिप्रोडक्टिव फेज बंद हो जाता है और उसके बाद के फेज को पोस्ट मेनोपॉज कहा जाता है। ये भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना कि एक ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू बिकमिंग अ टीन एंड क्रॉसिंग इट टू बिकम अ एडल्ट। तो ये भी उतना ही चुनौतीपूर्ण रहता है एक महिला के लिए। इसमें भी काफ़ी हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, इमोशनल, मेंटल चेंजेस उसे फेस करने पड़ते हैं। तो इस फेज को पोस्ट मेनोपॉज कहा गया है। ओके, और क्यों, व्हाट इज द थिंग दैट मेक्स दिस जर्नी डिफिकल्ट? तो जब शरीर में हार्मोन्स सडनली बंद हो जाते हैं, जो रिप्रोडक्टिव फेज के हार्मोन्स थे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो उस लेडी की बॉडी में और उसके बॉडी मेटाबॉलिक रेगुलेशन, हर चीज़, वो सिस्टम वापस रीसेट होने की कोशिश में रहता है। और उसी हिसाब से उसका बिहेवियरल चेंज, उसके मूड स्विंग्स, उसकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और वो उसे जब वो डील करती है और उसकी समझ के अभाव में या फिर अगर प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते हैं, टाइमली मेजर्स, और उसे डील करने का तरीका नहीं समझा जाता है, तो वो डिफ़िकल्ट जर्नी महसूस होती है। ओके, और क्या चेंजेस है विमेन के इंटरनली या फिर एक्सटर्नली होते हैं जब वो मेनोपॉज हिट करती है? जब एक महिला मेनोपॉज हिट करती है तो उससे पहले का एक फेज होता है पेरीमेनोपॉजल फेज, जिस दौरान ये फेज कुछ महीनों से कुछ सालों तक खिंच सकता है। यानी कि एक लेडी अपनी अर्ली 30s, लेट 30s से शुरू होते हुए 40s में आते हुए मेनोपॉज अटेन कर सकती है। तो वो उस दौरान उसका ओव्यूलेशन का फ्रीक्वेंसी कम होने लगता है, उसके बॉडी में हार्मोन्स स्लोली डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। तो ये उस वक्त से ही वो साइंस सिम्टम्स फेस करती रहती है, जैसे PMS या फिर पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम या फिर पेरीमेनोपॉजल फेज कहा जाता है। तो और मेनोपॉज जब अचीव होता है तो साइन सिम्टम्स लाइक हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी और बोन जॉइंट पेन्स, ये सब चीज़ें महसूस होती हैं और इस दौरान पीरियड्स कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं। ओके, और ये कौन से एज में होता है? मेनोपॉज 45 से 55 के बीच में कभी भी अटेन हो सकता है। अगर 40 से पहले होता है तो उसे अर्ली मेनोपॉज कहा जाता है, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है। जबकि 45 से 55 के बीच में खुद से जब बिना किसी इंटरवेंशन के मेनोपॉज, जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उसे मेनोपॉज कहा जाता है, नेचुरल मेनोपॉज। शीतल, क्या हम डाइट के थ्रू ये जर्नी इजी कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में, जो कि पोस्ट मेनोपॉज बहुत लाजमी है, क्योंकि हमारा ईस्ट्रोजन जो होता है, जो फीमेल प्रीडोमिनेंट हार्मोन है, वो कम होने लगता है बॉडी में। सो इसके वजह से काफ़ी फिजिकल चेंजेस भी दिखेंगे, मेंटल चेंजेस भी दिखेंगे बॉडी में। सो हम जैसे ईस्ट्रोजन कम हो रहा है तो देयर आर सम फूड्स जिसमें फाइटोएस्ट्रोजन नाम के कंपाउंड होता है, जो ईस्ट्रोजन की फंक्शंस को मिमिक करता है। तो ये कंपाउंड हमें सोया प्रोडक्ट्स में मिलता है। तो हम सोयाबीन, टोफू, सोया मिल्क हमारे डाइट में इंक्लूड करके इस चीज़ को थोड़ा इजी बना सकते हैं। सिम्टम्स की बात की, जैसे हॉट फ्लैशेस, ये सब हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं विमेन को। सो इसमें ट्रिगर फूड्स जो हैं, स्पाइसी फूड्स, कैफीन, अल्कोहल, वो सारे हम रिड्यूस करके, उनके सर्विंग्स रिड्यूस करके हमारे डाइट में हम इस सिम्टम को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। एंड डाइट के अलावा अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो रहे हैं, सो मेडिकल इंटरवेंशंस भी ले सकते हैं, जिस पे आई थिंक डॉक्टर उर्वशी इलैबोरेट करें तो अच्छा होगा। तो अगर मेडिकल इंटरवेंशन की बात की जाए तो सिवियर केसेस में हार्मोन थेरेपी दिया जाता है, जैसे ईस्ट्रोजन थेरेपी या फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन, या फिर वो सिम्टम्स कितने सीवियर हैं वैसे। जैसे कि इन्होंने बताया कि फूड में फाइटोएस्ट्रोजन का कंपोनेंट अगर बढ़ाने से वो ईस्ट्रोजन मिमिकिंग हार्मोन का ही काम करते हुए फूड्स हम दे रहे हैं, वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। उसके अलावा फॉलोइंग बेटर लाइफस्टाइल, indulging into activities and taking care of yourself by not indulging into habits like smoking, alcohol, and not wearing tight clothes
स्पेशली जिनको हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें टाइट कपड़े नहीं पहनने, लूज क्लोथ्स पहनने हैं और स्ट्रेस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होना है। और योगा ऐसे टाइम में जबकि बोन्स ब्रिटल होने लग रही हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटी उतनी एक्टिवली नहीं कर पाते आप, तो योगा जैसे एक्सरसाइजेस का ज़्यादा करना बेनिफिशियल रह सकता है। और नॉन हार्मोनल थेरेपी में ऑल्सो फॉर योर माइंड, उसके लिए यू हैव टू जॉइन सम सपोर्ट ग्रुप्स, हमें सोशली एक्टिव रहने की ज़रूरत है, इंगेज करने की ज़रूरत, सो दैट कि वो मेंटल स्ट्रेस और वो बढ़े ना। इसके अलावा रिस्क एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म मेनोपॉजल सिम्टम्स जो बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म मेनोपॉज के रहते रिस्क जो डेवलप हो सकते हैं वो है हार्ट डिजीज़ के और ऑस्टियोपोरोसिस के। तो इसका भी हमें स्क्रीनिंग और रेगुलर चेकअप्स और टाइमली इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। शीतल, हम ये डाइट के थ्रू ये जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ईस्ट्रोजन जो हमारे बॉडी में जो हार्मोन है वो एक्चुअली उसका रोल बोन हेल्थ में भी होता है। जब तक हमारे बॉडी में अच्छे मात्रा में ईस्ट्रोजन है, हमारे बोन्स बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं। बट जैसे पोस्ट मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन कम होने लगता है, हमारा रिस्क ऑफ गेटिंग ऑस्टियोपोरोसिस मतलब वीक बोन्स होना एंड नॉर्मल फॉल से भी फ्रैक्चर हो जाना, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कैल्शियम इंटेक बढ़ाना है। पोस्ट मेनोपॉज विमेन में कैल्शियम इंटेक हम बढ़ा सकते हैं थ्रू फूड्स। तो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ डाइट में लेके आने हैं, सेसमी सीड्स लेके आने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने हैं। सो ये सारे फूड्स हम डाइट में इंक्लूड करके हमारा कैल्शियम इंटेक मेंटेन कर सकते हैं। एंड अगर मेंटेन नहीं हो रहा, बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है कैल्शियम लेवल्स मेंटेन करने के लिए, सो डॉक्टर्स से कंसल्टेशन करके हम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। बट सप्लीमेंट्स का कोर्स पूरा करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में, बिकॉज ईस्ट्रोजन प्लेज अ रोल इन हार्ट प्रोटेक्शन ऑल्सो। सो आफ्टर मेनोपॉज यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर वेट। पहली बात, क्योंकि अगर वेट बढ़ने लगेगा तो इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। हमें डाइट ऐसी लेनी है जिसमें फैट का कंपोनेंट थोड़ा कम रहे और जो फैट खा रहे हैं हम वो गुड सोर्सेज से आए। ओके। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के सर्विंग्स बढ़ा देने हैं, क्योंकि हार्ट के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से अच्छा और कोई फूड नहीं होगा। एंड हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में ना जाए, क्योंकि विटामिन B12, विटामिन D ये सारी डेफिशिएंसी ओल्ड एज के साथ साथ और मेनोपॉज के भी होने की वजह से ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो हमें इस स्क्रीनिंग के बाद अगर हमें पता चले कि डेफिशिएंसी है, तो विटामिन B12 रिच फूड्स जो कि फर्मेंटेड फूड्स होते हैं और एनिमल फूड्स होते हैं जैसे फ्लैश फूड्स, चिकन एंड फिश एंड एग्स, ये सारे इंक्लूड करके। एंड विटामिन D, सनलाइट इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन D। एंड विटामिन D एंड विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर्स के तौर पे, तो उसके भी कोर्स कंप्लीट करना। सो अगर ये सारी बातें ध्यान में ली जाए तो हम कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट भी कर सकते हैं। Okay. To all the women who are watching this video, I would like to say is, women, they take care of the entire family, but they don't take care of themselves. So I'm sure that Dr. Urvashi and Sheetal ने आपको जो guidelines दी है, you look into it and you take care of yourself. And if you have any questions, please go ahead and post it in a comment section. We would be more than happy to answer those. If you like the video, please go ahead and like it, and please do share it, because it's an important topic and we all women need to take care of ourselves. And please subscribe to our channel. Thank you.